हेलो स्टूडेंट्स आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। सीए इंटर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है और ये बड़ा चैप्टर भी है और ये हैंड रिटन रिवीजन है, आप मेरे साथ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ contract of agency. This special contract comes into chapter number 10, जो कि कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आखिरी चैप्टर है, बिकॉज चैप्टर नंबर 11 ओमिट हो चुका है। फ्रॉम सेक्शन 182 टिल 238, सो इट कंप्राइजेज ऑफ टोटल 59 सेक्शंस। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज ये रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 182 में बेटा डिफाइन किया गया है एजेंट को। देखिए एजेंसी वर्ड नहीं डिफाइन किया गया, एजेंट डिफाइन किया गया है। तो एजेंट क्या है? दो बातें हैं। टू डू करेगा, क्या? एनेक्ट फॉर अनदर, किसी के लिए कुछ काम करेगा या क्या करेगा? उसको वो रिप्रेजेंट करेगा इन डीलिंग विद व्हाट? थर्ड पार्टीज, तीसरे लोगों के साथ उसकी डीलिंग्स में रिप्रेजेंट करेगा। 183 कहता है क्योंकि एजेंट सिंपल हम कहें कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी है। कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हो किसके साथ रहा है? प्रिंसिपल के साथ। इसलिए 183 कहता है प्रिंसिपल जो है वो क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और कॉम्पिटेंसी आप बच्चों जानते होंगे, सेक्शन नंबर 11 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उम्र मेजॉरिटी की, साउंड माइंड के, तीसरा आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। 184 कहता है जो एजेंट है, एजेंट के लिए मैं एजी वर्ड इस्तेमाल करूंगा, प्रिंसिपल के लिए पीआर। एजेंट जो है नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट। दैट मीन्स एजेंट एक माइनर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए तो हो नहीं रहा, अपने लिए तो वो कर नहीं रहा। ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज रिप्रेजेंटिंग समवन। 185 कहता है कॉन्सिडरेशन की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए। सो कॉन्सिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। कि अगर आप किसी के एजेंट बन रहे हैं, सीओए, सीओए स्टैंड्स फॉर, तो ये कुछ एब्रीविएशन में इस्तेमाल करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कॉन्सिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये थे थोड़े से बेसिक्स इस चैप्टर के, तो मैं इसे बेसिक्स कहता हूं। इस बेसिक्स में लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, कैसे पता चलेगा कि एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है? तो इसके लिए बिना सेक्शन के मैं एक सिंपल सी कोड की इस्तेमाल करता हूं, क्लैप। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या नहीं ये पता चलता है। क्या आप केपेबल हैं किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए? वो तभी होंगे अगर आपको किसी ने ऑथराइजेशन दी है। क्या आप किसी के लिए लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं? मीन्स उसका एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करवा सकते हैं। क्या आप प्रिंसिपल को अपने एक्ट्स के लिए आंसरेबल बना सकते हैं? क्या आप प्रिंसिपल के लिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करवा पाएंगे? तो ये हमारे बेसिक्स बनते हैं। इसके बाद एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट कैसे होता है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आप क्रिएट कैसे करते हैं? तो देखिए, नेचुरल है, एज ए प्रिंसिपल आपने एजेंट को अथॉरिटी दी है, तो हम इसे कहते हैं एक्चुअल अथॉरिटी। और ये एक्चुअल अथॉरिटी क्या हो सकती है? एक्सप्रेस हो सकती है, दैट इज बाय वर्ड्स, या इम्प्लॉयड हो सकती है, जिसे हम कहते हैं अदर देन बाय वर्ड्स, बाय योर कंडक्ट और बिहेवियर। तो ये एक तरह से एक्चुअल अथॉरिटी एज ए प्रिंसिपल आपने अपने एजेंट को दी है। एम्प्लॉयड को हम हमेशा कहते हैं विच इज इन्फर्ड, विच इज डिराइव्ड, विच इज गेस्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। इसे हम नाम ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का भी दे सकते हैं, और हम इसे कहते हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट। अगर आप किसी को अलाउ करते हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट कर सके, या हम इसे यूं भी कहते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। जैसे आप किसी के ये दिखा रहे हैं कि आप एजेंट हैं जबकि है नहीं, तो बाय कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस ये इंप्लाइड हो गया। दरअसल इन्हीं दोनों सेक्शंस के साथ लिंक बनता है अगले दो सेक्शंस का, 188 एंड 189। इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कितनी होगी? तो 188 डील करता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल हालातों में एक एजेंट के पास कितनी अथॉरिटी होती है, और अगर हालात एमरजेंट हो, इमरजेंसी जिसे आप नेसेसिटी कह सकते हैं, तो उसके पास कितनी अथॉरिटी होगी। तो नॉर्मल हालात में एजेंट के पास दो बातें होती हैं, वो हर वो चीज़ कर सकता है जो लॉफुल करनी ज़रूरी है, या वो हर चीज़ कर सकता है जो यूजुअल है। यूजुअल मीन्स ऑर्डिनरी है, किसमें? बिजनेस में। तो हर वो कार्य वो कर सकता है जो लॉफुल है, जो करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे जितने मर्जी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो देखिए, लेट्स से आप अपने प्रिंसिपल के लिए सामान बेचते हैं, तो लॉफुल है सामान बेचना आपके लिए? बिल्कुल है, तो कीजिए वो। यूजुअल मतलब सामान बेचने के लिए अगर आपको कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है तो कीजिए, आपको कोई कमीशन देना पड़ता है तो दीजिए। तो हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो नॉर्मल है। इमरजेंसी 189 में आता है या नेसेसिटी। तो इमरजेंसी में नेचुरल है, आप अपनी अथॉरिटी क्या करने वाले हैं? एक्सीड करने वाले हैं। आपको अथॉरिटी होगी नहीं बट आप एक्सीड करोगे, तो इसलिए कुछ कंडीशंस हैं। तो इसके अंदर कंडीशंस आती हैं ए कि जो नेसेसिटी होनी चाहिए या इमरजेंसी होनी चाहिए वो कमर्शियल हो। बी, आप एक्टिंग है बोनाफाइड, बोनाफाइड मीन्स गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं। सी, आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। डी, यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। तो इसलिए आपको अपनी जो अथॉरिटी है वो करनी पड़ रही है एक्सीड। जैसे कि इलस्ट्रेशन लें, आप शिप के कैप्टन हो, जहाज चलाते हो मालिक का, और ये शिप को रिपेयर चाहिए। भाई रिपेयर नहीं करवाएंगे तो वो डूब जाएगा, और रिपेयर बहुत बड़ी है। क्या आप करवा सकते हैं? यस, बिकॉज इट्स अ इमरजेंट सिचुएशन। तो यहां पे ये जो 4 पॉइंट हमने पढ़े, एक तरह से 4 सेक्शन, ये एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं। किस तरह से एजेंसी क्रिएट होगी और कितनी की अथॉरिटी होगी। तो इसे आप कह सकते हैं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ COA, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इन्हीं मोड्स में बिना सेक्शन की एक महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं, और एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एजेंसी बाय कोहैबिटेशन, जिसका मतलब है एक पुरुष और महिला का साथ में रहना, जिसे आप हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं और आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो एजेंसी बाय कोहैबिटेशन होती है, जिसमें हम कहेंगे जो वाइफ है वो क्या है?
एक नॉन मर्केंटाइल एजेंट है, बिजनेस के लिए तो नहीं है, किसके लिए है? नॉन मर्केंटाइल एजेंट है, किसके लिए? फॉर हस्बैंड के लिए है, क्योंकि उसे क्या चलाना है? घर चलाना है, और घर चलाने के लिए क्या चाहिए होती हैं? नेसेसरीज। और उन नेसेसरीज के लिए ये हस्बैंड साहब क्या होंगे? लायबल होंगे। और नेसेसरीज क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, तो उसके लिए हस्बैंड साहब लायबल होंगे। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये आती है, क्या आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं? एक्सेप्शंस। तो ये 4 पॉइंट आपको पक्का याद रखने हैं। पहला कि आप ऐसे हस्बैंड कोर्ट में साबित करें जो गुड्स हैं वो क्या नहीं है? नॉट नेसेसरीज। नंबर 2, आपने वाइफ को क्या दिया है? एडिक्वेट मनी दी है कि वो नेसेसरीज खरीद सकें, तो इसलिए मैं लायबल नहीं हूँ। तीसरा, आपने वाइफ को प्रोहिबिट किया है, मना किया है कि भाई आप क्रेडिट उधार में परचेजेस ना करें। एंड फोर्थ, आपने जो ट्रेडर है, दुकानदार को वॉर्न किया है कि भाई मेरी बीवी को ये क्रेडिट सेल्स आप ना किया करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इंस्टीट्यूट के बहुत प्रश्न आए हैं कि अगर वाइफ साड़ी ले आई तो क्या हस्बैंड लायबल होगा? यस, क्योंकि हम उसे कपड़ा है तो हम उसे नेसेसरी मान के चलेंगे। बिल्कुल हस्बैंड साहब लायबल होंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में यूं कह लीजिए, यहाँ पे एक चीज क्रिएट हो जाती है टाइप्स ऑफ एजेंट के ऊपर। मतलब सेक्शन 190, तो यहाँ 4 सेक्शन में दरअसल ये पॉइंट बन जाता है सब एजेंट के ऊपर। एंड 194 एंड 195 में बनता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के ऊपर। तो ये है सब एजेंट, बन तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रहा है लेकिन नाम दिया है सब एजेंट, और यहां नाम है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब एजेंट, देखिए सबसे पहले यहां पे हमें ध्यान रखना है 190 क्या कहता है? 190 कहता है एजेंट इज अ डेलीगेटी, क्योंकि आपने उसको अपनी पावर दी है। तो सिंपल सी बात है, एंड अ डेलीगेटी कांट डेलीगेट, तो वो फर्दर आगे आपकी चीज किसी को दे ही नहीं सकता क्योंकि वो चीज उसकी है ही नहीं। डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर। तो 191 में सब एजेंट का मीनिंग आता है कि जो सब एजेंट है इसको अपॉइंट किसने किया है? एजेंट ने किया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं है, एजेंट ने आगे सब एजेंट रख लिया। तो क्या रखा जा सकता है? वैसे तो देखिए सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सिचुएशंस हम कह सकते हैं कि आप रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है कि सब एजेंट रख लो, तो रख लो। बी, कस्टम है, परंपरा है उस बिजनेस में रखने की। सी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि रखना जरूरी है आगे सब एजेंट। डी, पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है एजेंट के, तो नॉट रिक्वायर्ड, तो यहां सब एजेंट हो सकता है। तो अगर एक्सेप्शंस लग जाती हैं तो 192 कहता है कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा, वरना वो लायबल नहीं होगा। सो यहां पे प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा अगर सब एजेंट प्रॉपरली आपने क्या किया है? अपॉइंट किया है। और अगर प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, क्योंकि एज सच सब एजेंट हम अलाउ नहीं करते हैं अनलेस इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस। तो 194 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, नाम से पता चला एजेंट की जगह एजेंट। तो यहां पे भी क्या हुआ? ये अपॉइंटेड बाय एजेंट है, लेकिन बड़ी बात क्या है? विद नॉलेज या कंसेंट या अप्रूवल किसकी है? ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जानता है कि मेरा एजेंट आगे से काम करवा के देगा। तो हम ये कह सकते हैं सब एजेंट एजेंट का होता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रिंसिपल का होता है। तो 195 कहता है यहां ड्यूटी है किसकी है? ऑफ एजेंट की है कि इन नेमिंग, जब आप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को नेम कर रहे हो, इन नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, कि आप क्या करें? एक्सरसाइज करें
ड्यू डिलिजेंस या जिसे कहते हैं केयर एज अ मैन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। जैसे आप अपने लिए कोई एजेंट लेके आओ उतना ध्यान रखना है, वरना आप लायबल होंगे अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान होता है। तो जैसे यहाँ पे हमें दो इलस्ट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल ने कहा कि भाई साहब मुझे एक शिप खरीदना है। अब शिप एजेंट को तो खरीदना आता नहीं था, उसने क्या किया, एक सर्वेयर, ये सब्स्टिट्यूट एजेंट हो गया, और वो भी एक रिप्यूट वाला उसने अपॉइंट किया। लेकिन इस सर्वेयर की तरफ से कह लीजिए उसने एक बैड चॉइस करते हुए गंदा शिप दे दिया, तो इसके लिए एजेंट लायबल नहीं होगा। प्रिंसिपल ने फिर कहा कि मुझे अपनी स्टेट प्रॉपर्टी ऑक्शन से बेचनी है, तो एज अ एजेंट आपने क्या किया, फिर से एक ऑक्शनर, एक आगे एजेंट अपॉइंट किया, वो भी कौन से वाला, रिप्यूट वाला। फिर उसने क्या किया, सामान तो बेच दिया, लेकिन ये ऑक्शनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया और ये आपके पैसे खा गया, प्रोसीड्स मिस एप्रोप्रिएटेड। तो क्या यहाँ पे एजेंट लायबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रॉपर केयर करी थी। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, उसने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट दोनों सिचुएशन में सही बंदे अपॉइंट किए थे, वरना वो लायबल 195 में हो जाता। 196 से 200 तक अगर हम देखते हैं तो वो अगेन एक मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में आ जाता है और ये एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये 5 सेक्शन का है और इसे हम कहते हैं दैट इज एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। देखिए सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल लायबल होता है अगर एजेंट ने काम किया है विद इन अथॉरिटी और वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, वरना प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। लेकिन प्रिंसिपल अपने आप को लायबल बनवा सकता है, और रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल से, जिसका मतलब है एजेंट ने ऐसा कार्य किया जो प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी थी, या दी भी थी तो उसने एक्सीड करी, क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? नहीं, लेकिन वो बाद में पोस्ट अप्रूवल कर सकता है और अपने आप को लायबल बनवा सकता है। लेकिन उसके लिए रेटिफिकेशन के ये कुछ क्या है, रूल्स हैं, जिसे आप कहेंगे कंडीशंस। तो 196 कहता है कि भैया जो रेटिफिकेशन है उसके लिए ज़रूरी है, आप तभी रेटिफाई करेंगे जब एजेंट ने ये काम किया था तो प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। प्रिंसिपल टू बी इन एग्जिस्टेंस, कि जब एजेंट ने ये काम किया था क्या प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में था, या यूं कह लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और हम 183 में पढ़ाए थे प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट। तो यहाँ एक केस है केलनर वर्सेस बैक्स्टर का, जहां पे क्या हुआ, प्रमोटर्स ने, अभी कंपनी बनी नहीं थी, येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड थी, प्रपोज थी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके नाम पे। कंपनी बनने के बाद उसने रेटिफाई कर दिया, क्या ये वैलिड रेटिफिकेशन है? नहीं है, क्योंकि रेटिफिकेशन की कंडीशन क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। इसके बाद जो आप रेटिफिकेशन कर रहे हैं, ये रेटिफिकेशन जो है इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। आर फॉर रेटिफिकेशन, ये मे बी एक्सप्रेस समझ के आपने शब्दों में कह दिया चलो एजेंट कोई बात नहीं, और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीन्स बाय कंडक्ट। तो इम्प्लाइड का जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी बात करूं, इलस्ट्रेशन 2 पॉइंट देते हुए, यहाँ पे एजेंट ने कुछ सामान खरीद लिया जिसके लिए उसको अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे बेच दिया, तो अंडरस्टूड है, उसने रेटिफाई कर दिया। एजेंट ने क्या किया, आपका पैसा आगे लोन पे दे दिया और प्रिंसिपल ने उसका इंटरेस्ट ले लिया, तो ऑब्वियसली रेटिफिकेशन हो गई। 198 कहता है रेटिफिकेशन जो होगा वो तभी होगा अगर एज ए प्रिंसिपल आपको क्या है, फुल नॉलेज है किस चीज़ की, ऑफ फैक्ट्स की, कि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ किया गया, ये वो। तो यहाँ इलस्ट्रेशन आती है कि भाई प्रिंसिपल ने कहा जाइए सामान खरीद लीजिए और मार्केट प्राइस पे ले लीजिए, लेकिन एजेंट ने क्या किया,
हाई प्राइस पे सामान खरीद लिया तो काम तो गलत किया, लेकिन प्रिंसिपल इसे क्या कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, बाद में पता चलता है ये जो गुड्स थी ये थी ही किसकी, ये गुड्स थी ही बायर की, तो वो तो बहुत बड़ी बात छुपा गया। 199 डील करता है कि आप जब रेटिफिकेशन करेंगे वो करेंगे पूरी ट्रांजैक्शन का, ये नहीं है कि थोड़ा सा सामान रख लें और बाकी कहीं मैं लायबल नहीं हूँ, या तो आप रेटिफाई करें या ना करें। 200 सेक्शन, वेरी नाइस वन। रेटिफिकेशन नॉट टू बी इंजूरियस टू थर्ड पार्टी, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी रेटिफिकेशन से किसी तीसरे आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे इस इलस्ट्रेशन में देखिए, प्रिंसिपल की एक प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी उन्होंने किराए पे टेनेंट को दे रखी थी, और यहाँ पे जो एजेंट है उसको अथॉरिटी नहीं थी और उसने बिना अथॉरिटी के इस टेनेंट को इविक्शन नोटिस दे दिया, जिसका मतलब है बाहर निकलिए। तो क्या प्रिंसिपल रेटिफाई कर सकता है? यस कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाएगा। वजह क्या है, आपके रेटिफिकेशन से यहाँ नुकसान पहुँच रहा है और थर्ड पार्टी कौन हुई यहाँ पे, टेनेंट के, उसे घर छोड़ना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट डू दैट। तो यहाँ पे रेटिफिकेशन होता है समाप्त। और अब हम 201 से 210 सेक्शन तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यहाँ हम पढ़ के आए हैं कि बना है। अब हम थोड़ा रिवर्स में जाएंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो एक यूँ कह लीजिए 201 210 तक। तो ये कॉन्सेप्ट डील करता है टर्मिनेशन के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो उससे रिलेटेड लॉ कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए। तो 201 डील करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो रहा है, तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है, तो हम सारे जानते हैं टर्मिनेशन मीन्स कैंसलेशन। तो भाई कैंसलेशन हो गई, किसकी हो गई, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, खत्म हो गया। 202 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें। ये कहता है इररेवोकेबल एजेंसी, अगर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। इसका मतलब है, देखिए एजेंट का कभी भी ट्रांजैक्शन में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, तो लेकिन अगर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है तो हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि प्रिंसिपल उसे कैंसिल नहीं कर सकता। हम इसे कहते हैं इररेवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो जैसे एक मैं इलस्ट्रेशन की यहाँ जिक्र करूँ, तो आपने जैसे अकाउंट्स में टॉपिक पढ़ा हुआ है कंसाइनमेंट का। प्रिंसिपल ने कहा भाई जा सामान सेल कर दे एजेंट, क्योंकि वो कंसाइनी था, एजेंट था। एजेंट ने पहले ही प्रिंसिपल को क्या दे दिया है, एडवांस दे दिया है। तो यहाँ एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो अब प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। 203 में बात आती है, जब आप कैंसिलेशन कर रहे हैं तो टाइम ऑफ कैंसिलेशन कह लीजिए। प्रिंसिपल ने करनी है टर्मिनेशन, रेवोकेशन कह सकते हैं आप उसे, तो उसे कब करना है, बिफोर एजेंट एजी एक्सरसाइजेस अथॉरिटी। तो वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करे, आप उससे पहले कैंसिल कर लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ 204 अगेन 202 टाइप है, तो उसमें क्या है, आप रिवोक नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे, इसे भी हम कहते हैं इररेवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इफ एजेंट हैज एक्सरसाइज्ड, अगर उसने एक्सरसाइज किया है पार्ट ऑफ अथॉरिटी, अपनी जो अथॉरिटी थी उसका एक हिस्सा उसने एक्सरसाइज किया है। यहाँ पे पक्का आप ध्यान रखें 2 इलस्ट्रेशन का। तो यहाँ 2 इलस्ट्रेशन में बस एक एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो ये है कि अगर एजेंट ने पर्सनल नेम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो देखिए प्रिंसिपल कांट रिवोक, प्रिंसिपल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता कि प्रिंसिपल ने कहा कि सामान बेच दो या खरीद दो, लेकिन एजेंट ने पर्सनल नेम पे किया है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो
जो प्रिंसिपल है वो क्या कर सकता है, इसे रिवोक कर सकता है, चाहे पार्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी ये, क्योंकि इससे लायबिलिटी एजेंट की क्रिएट नहीं होती, लेकिन जहां वो पर्सनल नेम पे कॉन्ट्रैक्ट कर ले उसकी क्रिएट हो जाती है, तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। 205, 6, 7 आपको ध्यान ये रखना है, ये तीनों सेक्शन जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे डील करते हैं और उसको हम कहते हैं रेवोकेशन रिनंसिएशन। मतलब तीनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, रेवोकेशन रिनंसिएशन, आर एंड आर। लेकिन मेन बात आप जो ध्यान में रखें वो ये है, ये तीनों सेक्शन आर एंड आर पे हैं। आप लिख सकते हैं साइड पे, रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, वो प्रिंसिपल करता है। दूसरा आर का मतलब है रिनंसिएशन, वो एजेंट करता है। रिनंसिएशन का मतलब होता है एजेंट कह रहा है मैंने आपका ये काम करना छोड़ दिया है, मैंने नौकर बनना छोड़ दिया, क्योंकि एजेंट इज अ एम्प्लॉय, सर्वेंट कह सकते हैं आप। तो रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल है, रिनंसिएशन बाय एजेंट है। तो 205 कहता है कि भाई अगर आप ये काम करना छोड़ देंगे आर, तो आपको क्या देना पड़ेगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया है तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल हैं तो रेवोकेशन पे, आप एजेंट हैं तो रिनंसिएशन पे, यू हैव टू गिव द कॉम्पनसेशन। 206 कहता है अगर आपने आर करना है तो उसका क्या दीजिए आप, नोटिस रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन का आप दीजिए। 207 कहता है ये आर एंड आर, रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन, दोनों की दोनों या तो ये क्या हो सकते हैं, मे बी एक्सप्रेस बाय वर्ड्स या बाय योर कंडक्ट भी हो सकते हैं। तो ये तीन एक ही पैटर्न के ऊपर सेक्शंस गए हैं। नाउ गोइंग टू 208। 208 कहता है रेवोकेशन के ऊपर बात करता है ये, कि जब रेवोकेशन हो रही है, कैंसिलेशन जो कि प्रिंसिपल करेगा, तो रेवोकेशन नेचुरल है, बाय प्रिंसिपल है। तो ये रेवोकेशन किसकी तरफ हम बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब रेवोकेशन मतलब एजेंट को पता होना चाहिए किसने मेरी पावर खत्म कर दी है, साथ में एजेंट किसी तीसरे आदमी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस तीसरे को भी पता होना चाहिए अब ये एजेंट नहीं रहा है। तो इसलिए 208 कहता है रेवोकेशन जब हो रही है बाय प्रिंसिपल, वो कब होगी, व्हेन, जब, नोन, जब पता चलेगा। भाई किसको पता चलेगा, नेचुरल है, जब पता चलेगा एजेंट एंड थर्ड पार्टी को। कहना हम ये चाहते हैं कि अगर पता चलने से पहले, मान लीजिए जैसे हम इलस्ट्रेशन लें कि हुआ क्या, प्रिंसिपल ने रेवोकेशन करी, प्रिंसिपल ने रेवोकेशन करी, कैसे करी, लेटर से करी, लेकिन लेटर पहुंचने से पहले, बिफोर इट रीचेस, क्या हुआ, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या प्रिंसिपल यहां लायबल होगा, 100% लायबल वो होगा, क्योंकि अभी एजेंट को नहीं पता कि मेरे को हटा दिया गया है। 209 कहता है कि भाई ड्यूटी है, किसकी है, एजेंट की है। कब है ये ड्यूटी, ऑन डेथ है। भाई किसकी डेथ हो गई, नेचुरल है, प्रिंसिपल की डेथ होगी। क्या ड्यूटी है उसकी, वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे, क्या प्रोटेक्ट करे, इंटरेस्ट किसके, नेचुरल है, अपने मालिक के। ये नहीं है कि उसकी दुकान से उसकी मौत के बाद सामान ही उठा के भाग जाए। तो यहाँ डेथ हो सकती है, या एक चीज़ और आप कह सकते हैं इनसैनिटी, मतलब प्रिंसिपल जो है वो पागल हो गया है। एंड 210 बहुत ही बेसिक सी चीज़ कह गया, कहता ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सब एजेंसी वो भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट्स, ऑल्सो सीजेस, क्योंकि अब सब एजेंट का कोई रोल ही नहीं रहा, तो यहाँ टर्मिनेशन आके समाप्त होती है। इसके बाद 211 से कहानी 225 तक जाएगी और यहाँ हमें राइट्स एंड ड्यूटीज दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 211, 12, 13, 14 और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपको सेक्शन लेना है 215 एंड, देखिए एंड साथ में लिख के दे रहा हूँ, 216। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आगे कहानी जाती है 217 और 218 और ये दोनों भी एंड में चलते हैं, तो ये जोड़े में चलेंगे। तो यहाँ
इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, स्टार लेके चलिएगा। अब इन सेक्शंस के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम इनको कह सकते हैं, यहाँ पे हम ड्यूटीज़ देखेंगे एजेंट की, लेकिन आपको एक चीज़ का और नॉलेज होना चाहिए। अगर ड्यूटीज़ हैं एजेंट की तो अंडरस्टूड है ये राइट्स किसके हो गए, प्रिंसिपल के हो गए। आप इसे रिवर्स वे में देख सकते हैं। तो नॉर्मली मैं इसके लिए कोड की इस्तेमाल करता हूँ कि हमारी जो दीदी है वो क्या बन गई, सीए बन गई। दीदी सीए बन गई, और सीए बनने के साथ साथ वो सीएस भी बन गई। ये देखिए सीएस, लेकिन बीच में 2 सेक्शन रह गए, तो हम क्या कहेंगे, ओह। तो दीदी में 2 डीडी हैं। तो दरअसल पहला डी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं 190 सेक्शन के अंदर, वो ये है एज ए एजेंट आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। और 211 में क्या है, डी से आपने डायरेक्शन जो है किसकी, ऑफ प्रिंसिपल, नेचुरल है, क्या करनी है भाई, फॉलो करेंगे आप, और तो क्या करेंगे। एंड देन सी से हमारा एक स्टिल अच्छा पॉइंट आता है, आपको केयर एंड स्किल क्या करना है, एज एजेंट एक्सरसाइज करना है, जिसे आप ड्यू डिलीजेंस भी कहते हैं, कि पूरा का पूरा आप क्या रखें, हर चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए हम यहाँ पे इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं। पहले 211 से रिलेटेड मैं बात करूँगा इलस्ट्रेशन की। जैसे मैंने कहा था, आपने क्या फॉलो करनी है, डायरेक्शंस फॉलो करनी है। तो और 212 में भी हमें कई इलस्ट्रेशंस पे ध्यान देना है। तो देखिए डायरेक्शन में तो बहुत क्लियर हो गया, जो जो प्रिंसिपल ने आपको एक्सप्रेसली कहा हुआ है, लेकिन कहना कोई ज़रूरी नहीं होता, वो इम्प्लाइड भी होता है, तो आप उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखें। और इम्प्लाइड के ऊपर मैं यहाँ पे केयर एंड स्किल्स में कॉमन इलस्ट्रेशन हम वी कैन जनरेट। तो जैसे लेट्स से एक कस्टम है बिजनेस में, परंपरा है। कस्टम ये है कि जो भी फंड्स आएंगे बिजनेस में, आपने उसे इन्वेस्ट करना है। अगर नहीं किया एजेंट ने, तो यूं कह लीजिए डायरेक्शन नहीं फॉलो करी या केयर नहीं एक्सरसाइज किया, तो वो लायबल होगा इसके लिए। देन इसी में बिजनेस में कोई कस्टम नहीं था क्रेडिट सेल करना, आपने कर दिया क्रेडिट सेल, तो यहाँ फिर आपने डायरेक्शन नहीं फॉलो करी या यूं कह लीजिए केयर नहीं एक्सरसाइज किया, तो आप क्या होंगे, लायबल होंगे। प्रिंसिपल ने कहा जाइए शिप की क्या करवा दीजिए, इंश्योरेंस करवा दीजिए, बट एज ए एजेंट आपने कुछ क्लॉजेस जो डालनी चाहिए थी वो आपने नहीं डलवाई, तो ये तो केयर एंड स्किल नहीं हुआ, आप लायबल हैं। अगली इलस्ट्रेशन में भी आता है, प्रिंसिपल ने कहा शिप से आप कॉटन जो गुड्स हैं, कॉटन की बेल्स भेज दीजिए, आपने नहीं भेजी, और इस दौरान क्या हो गया, क्योंकि कॉटन आगे बेचना होगा, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो प्रिंसिपल को नुकसान हुआ, तो आप लायबल होंगे। देन अगली इलस्ट्रेशन में आपने क्या करना था, प्रिंसिपल को उसका मनी रिमिट करना था, रिमिट मीन्स भेजना था, लेकिन एज एजेंट आपने केयर नहीं एक्सरसाइज किया, वो हो गया डिले। तो डिले हुआ तो आपको, अब आप लायबल होंगे किसके लिए, पैसे के लिए तो लायबल होंगे ही होंगे, डिले पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी लायबल होंगे, प्लस कोई और डायरेक्ट लॉस हो जाए, जैसे अगर हम कहें कि अगर ये फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व थी, तो एक्सचेंज रेट में वैल्यूएशन की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से कह लीजिए ये हमने कई इलस्ट्रेशंस पे बात करी। अब दीदी क्या हो गई, सीए। ए से क्या है, आप एजेंट हैं तो आप अकाउंट्स प्रॉपर बना के दीजिए। साथ में एक केस था, वो ये कि आप साथ में वाउचर भी दीजिए, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट होता है। हमने केस पढ़ा था आनंद प्रकाश वर्सेस द्वारका नाथ का, कि वाउचर भी आप लगा के दीजिए। और 214 में आपने कम्युनिकेट करना है, नेचुरल है किसके साथ करना है, प्रिंसिपल के साथ करना है। नेचुरल है कब करेंगे, जब भी आपको कोई डायरेक्शन या आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही काम में, आप बात कीजिए उससे, क्योंकि जैसे वो दिशा निर्देश देंगे उसी तरह से आपको काम करना होगा। ओ से पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण था, एज एजेंट आपकी ड्यूटी बनती है नॉट टू डील इन ओन अकाउंट, जिसका मतलब बड़ा क्लियर है, आप
अपने नाम पे तो देखिए ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप प्रिंसिपल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया, तो 215 एंड 216 क्या कहता है, 215 कहता है कि भाई एज ए प्रिंसिपल आप इस चीज़ को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे ट्रांजैक्शन को। क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डिसएडवांटेजेस है आपके लिए, क्योंकि डिस्क्लोजर जो करने चाहिए थे एजेंट को, मटेरियल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसने नहीं करी हैं, और हो सकता है कि एजेंट इसमें से पैसा खा गया हो, तो आप जो बेनिफिट भी है वो उससे ले सकते हैं। जैसे हम इलस्ट्रेशन की बात करें यहाँ पे कि प्रिंसिपल ने कहा जाइए मेरे लिए एक प्रॉपर्टी खरीदिए एस्टेट, तो क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही थी, तो हो सकता है एजेंट ने क्या किया, आपने फेक नाम पे खरीद ली ताकि प्रिंसिपल को ज़्यादा रेट में बेच देंगे, या उस ज़मीन में पता चला माइंस हैं, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि माइंस से वैल्यू बढ़ जाती है ताकि मैं उसको बेच के पैसे बीच में कमा लूँगा। तो हो सकता है आपने 20 लाख की खरीदी और प्रिंसिपल को 25 लाख में बेच दी, तो आप 5 लाख यहाँ से खा गए, तो एज ए प्रिंसिपल उनका राइट हो जाता है, वो पहली बार ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं और आपसे ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट आता है, ये है सम्स के ऊपर, टू रेंडर मीन्स दीजिए प्रॉपर सम्स, जो पैसा बनता है, सम्स का यहाँ मतलब है मनी, जो प्रिंसिपल का पैसा बनता है वो आप दे दीजिए। दरअसल 217 अब क्या कहता है, देखिए क्योंकि 2 सेक्शन है, तो 217 कहता है कि आप पैसे दे दीजिए, लेकिन अगर आपका कोई एक्सपेंसेस है या आपकी रेमुनरेशन है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप काट लीजिए वो। और 218 कहता है जो सब्जेक्ट टू डिडक्शंस, जो पैसे आपने काट लिए, सब्जेक्ट टू डिडक्शंस जो एडजस्ट आपने कर लिया है, अब वो पैसा क्या करें, नेचुरल सी बात है, आप उसे हैंड ओवर करते हैं वो पैसा प्रिंसिपल को। तो ये थी एजेंट की ड्यूटीज़। अब हम एजेंट के राइट्स के ऊपर चलते हैं। तो जो सेक्शन है, पहली बात तो ये 2 रिपीट टेलीकास्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं उसमें एजेंट का एक राइट भी क्रिएट हुआ, एक्सपेंसेस एंड जो रेमुनरेशन है वो एडजस्ट कर सकता है। और इसके बाद 219 एंड 220 एंड लिखा है, तो समझ के आप एक पॉइंट पे बात करेंगे। और उसके बाद 221 के बाद कहानी और ज़बरदस्त बढ़ती है, 22, 23, 24, 25 तक ये एक ही पैटर्न पे चलेगी। और यहाँ पे एज आई सेड हम थोड़ा सा रिवर्स बना सकते हैं क्वेश्चन को। हम क्या कह सकते हैं, भाई ये हो गए राइट्स हो गए अब की बार, और किसके हो गए, एजेंट के हो गए, या यूँ कह लीजिए ये ड्यूटीज़ बन गई किसकी, प्रिंसिपल की। तो राइट्स में अभी हमने क्या पढ़ा, तो ये हो गया रिटेन कि वो रख ले पैसा, रिटेन सम्स। और 19 एंड 20 कहता है ये उसका राइट ऑफ रेमुनरेशन है, कि रेमुनरेशन का वो जो राइट है, तो तनख्वाह मिलना तो आपका राइट है ही, तो मिलनी भी चाहिए। और 219 ने यहाँ खूबसूरत बात ये कही, रेमुनरेशन ड्यू कब होगी, तो उसने कहा ड्यू कब होगी, व्हेन एक्ट इज कंप्लीटेड। तो डैट मीन्स अगर आपने कार्य प्रिंसिपल के लिए पूरा कर दिया है तो आप रेमुनरेशन ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रिवर्स लिखा है तो कोई बात नहीं, आप उससे पहले भी पैसे ले सकते हैं। और कॉन्ट्रेरी में ही कहूँ तो बात ये भी निकल के आ जाती है कि चाहे इवन अभी सेल क्या नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, इवन सेल नॉट कंप्लीटेड, मतलब पूरा सामान बेचा भी नहीं गया है, तो भी आप ले सकते हैं, वरना जैसे काम कंप्लीट होगा। 220 ने कहा आपको रेमुनरेशन जो है वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने किया है मिसकंडक्ट, मतलब जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने अच्छे से नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी इलस्ट्रेशन लेंगे, वो ये है कि आप एक रिकवरी एजेंट थे, तो जिसका मतलब क्लियर हो गया है कि प्रिंसिपल के लिए आपने पैसा लेके आना है।
रिकवरी करेंगे आपको रेमुनरेशन मिलेगा। रिकवरी करने के बाद ये पैसा आपने इन्वेस्ट करना था, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से डायरेक्शन ये थी कि जब इन्वेस्ट करें तो वो ऑन गुड सिक्योरिटी होना चाहिए, मीन्स पैसा सिक्योर्ड रहे। तो आपने क्या किया, मान लीजिए आपने रिकवर किया 1,00,000 रुपया, तो नेचुरल है रिकवर किया 1,00,000 तो रेमुनरेशन मिलनी चाहिए। और 90,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया ऑन गुड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी मिलनी चाहिए। लेकिन 10,000 रुपया आपने बैड सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ हम कहेंगे आपको रेमुनरेशन नहीं मिलेगी। और बैड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें लॉस भी हो गया 2,000 का, तो वो 2,000 रुपये का लॉस कौन बेयर करेगा, नेचुरल है वो एजेंट को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ क्या किया भाई, आपने किया मिसकंडक्ट। तो इसके बाद 221 में आता है एज एजेंट आपका राइट है लियन का। तो लियन देखिए हम गहराई में पिछले चैप्टर में बेलमेंट में हम रिवीजन कर रहे थे कि लियन मीन्स किसी की चीज़ रख लेना। और नेचुरल एज एजेंट लियन क्यों एक्सरसाइज करेगा, अगर उसको अपना खर्चा या अपनी रेमुनरेशन नहीं मिलती है तो वो प्रिंसिपल की क्या प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा भाई, गुड्स भी आ सकते हैं, और अगर कोई कागज कुगज जो भी उसके पास हैं तो आप उसे रख सकते हैं। अब अगले 4 सेक्शन देख रहे हैं आप, तो अगले जो 4 सेक्शन है वो एक पैटर्न पे चले जाते हैं, और इसे मैं कहता हूँ इंडेमनिटी। मतलब इंडेमनिटी की हम रिवीजन ले चुके हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। तो यहाँ एजेंट का राइट है कि अगर उसे कोई लॉस होता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो प्रिंसिपल के लिए किया। जैसे 222 कहता है उसको इंडेमनिटी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जो कुछ किया वो लॉफुल एक्ट किया और नेचुरल है प्रिंसिपल के लिए किया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे इलस्ट्रेशन आती है, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नेचुरल है थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया आपने, लेकिन जो प्रिंसिपल है मान लो उसकी तरफ से BOC हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच हुआ है तो थर्ड पार्टी डैमेजेस तो मांगेगी, लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया, एजेंट के ऊपर ही केस कर दिया। तो जो पैसे आपको भरने पड़ेंगे वो लॉफुल एक्ट के लिए आपने किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको प्रिंसिपल से इंडेमनिटी मिलनी चाहिए। 222 कहता है आपने जो भी कार्य किया है वो गुड फेथ में किया है, जो एक्ट किया है एज एजेंट आपने गुड फेथ में किया, अंडरस्टूड है प्रिंसिपल के लिए किया। तो उस दौरान कोई नुकसान हो जाता है तो वो फिर से पैसे कौन भरे, प्रिंसिपल ही भरे। जैसे यहाँ 2 इलस्ट्रेशन की हम बात करें, आपने सेल करनी थी प्रिंसिपल के लिए, लेकिन प्रिंसिपल का जो टाइटल था जिसका मतलब होता ऑनरशिप, उसमें डिफेक्ट था, मतलब ट्रू ऑनर कोई और ही आदमी था। तो नेचुरल है किसी और का आप सामान बेचेंगे तो वो ट्रू ऑनर केस तो करेगा, लेकिन एजेंट को ये चीज़ नहीं पता थी तो उसने तो गुड फेथ में किया, तो जिस पे जो केस करने पे नुकसान होगा, पैसे लगेंगे, वो भरपाई प्रिंसिपल को करनी पड़ेगी। या दूसरी इलस्ट्रेशन में ये आता है, डिक्री जो होती है वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो कोर्ट से डिक्री आ गई थी कि एग्जीक्यूशन ऑफ गुड्स की आप ये सामान जाके उठा लीजिए, लेकिन आपने क्या किया, ये गुड्स किसी तीसरे आदमी के उठा दिए। तो नेचुरल है वो तो आपके ऊपर केस करेगा, लेकिन आपने गुड फेथ में उठाए हैं तो प्रिंसिपल को इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। 224 इज वन ऑफ द नाइस सेक्शन, और ये कहता है भाई कोई इंडेमनिटी नहीं मिलेगी। भाई क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि कहता है एज ए एजेंट आपने किया है क्रिमिनल एक्ट, यू हैव डन इज अ क्रिमिनल एक्ट, नो इंडेमनिटी फॉर क्रिमिनल एक्ट। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते प्रिंसिपल ने कहा था जाओ उसका मर्डर कर दो, अरे ऐसा थोड़े होता है। तो यहाँ जैसे इलस्ट्रेशन हम 2 लें, और एक बहुत ही बढ़िया, पहले में प्रिंसिपल ने कहा जाओ इसको पीट डालो, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट हो गया, तो यहाँ एजेंट ही लायबल होगा। दूसरा, जैसे अखबार में आपने क्या किया, एक लीबल पब्लिश करवा दिया, इसका मतलब होता है न्यूज़पेपर में लीबल मीन्स किसी के बारे में मैलिशियस पब्लिकेशन, गलत किसी के बारे में आपने शब्द लिखवा दिए, तो न्यूज़पेपर वाला एजेंट है, तो ये क्रिमिनल एक्ट है, तो इसके लिए आप ही लायबल होंगे। 225 कहता है कि यहाँ फिर से लायबिलिटी है प्रिंसिपल की है, और प्रिंसिपल की लायबिलिटी किस कार्य के लिए है, ये होती है इस वजह से इंजुरी हो गई है, नुकसान हो गया है टू एजेंट, किस वजह से, फॉर नेग्लिजेंस, दरअसल नेग्लिजेंस हुआ है ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरफ से कुछ गलती हुई है। जैसे यहाँ बहुत प्यारी एक इलस्ट्रेशन आती है, आप हम मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा
वो दीवारें चिनने के लिए लेबरर एक पैड पे वो लक्कड़ की रस्सी बांध के चढ़ती है। तो यहाँ प्रिंसिपल की जिम्मेवारी थी कि उसको जो स्कैफोल्डिंग कहते हैं हम इस इंग्लिश में, कि वो जो स्कैफोल्डिंग है क्योंकि उसे अच्छे से आपको तैयार करना था, लेकिन आपने इसको नेग्लिजेंटली रखा और ये गिर गई तो स्वाभाविक है यहाँ लेबर को नुकसान हुआ, चोट लगी, तो आपको वो पैसे भरने पड़ेंगे। तो इसके साथ बच्चों हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल की लायबिलिटी, और ये उसकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि जो कुछ एजेंट ने किया प्रिंसिपल के लिए किया है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया है, तो लायबल तो प्रिंसिपल ही होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट नेचुरल है। 2 to 6 से स्टार्ट होके 238 तक जाएगा। तो यहाँ आकर के ये हमारे 13 सेक्शन यहाँ बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो एक पेज में मैं रिवीजन दे रहा हूँ, चाहे मेरे पास भी जगह कम है, बट वी हैव टू वाइंड अप। तो जो स्पेस है मैं उसमें एडजस्ट करूँगा। 226, 27, 28 यहाँ ध्यान रखिएगा, ये दो अच्छे हैं, हम इकट्ठा ले लेंगे। 227, 228 दोनों एक ही पैटर्न पे डील करते हैं। 229, 230 भी एक अच्छा है, तो ये जहन में रहेगा आपके, विल बी गुड। 230 के बाद इसी से लिंक होते हुए 231 एंड 232 एंड लिखा है तो अंडरस्टूड है, ये दोनों भी क्या होंगे, इकट्ठे ही जाएंगे। 233, 34, 35 एंड 36 तो अंडरस्टूड है, ये दोनों इकट्ठे हो गए। और लास्ट में that's it, here our situation will come to an end। तो आइए देखते हैं। टू 226 क्या कहता है? 226 बड़ी सिंपल सी बात करता है। वो ये है कि प्रिंसिपल नेचुरल है, लायबल होना चाहिए जो भी एजेंट ने काम किया है विद इन हिज अथॉरिटी। तो इसलिए 226 जितना शॉर्ट में हो जाए, एजेंट ने काम किया विद इन अथॉरिटी। जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात करें, इलस्ट्रेशन की बात करें, तो होता क्या है, प्रिंसिपल ने कहा जाओ पैसे ले आओ, रिकवरी। तो रिकवरी अगर आपने कर ली है एज एजेंट थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स प्रिंसिपल क्या हो जानी चाहिए, खत्म। मान लो कल एजेंट वो पैसा मिस अप्रोप्रिएट भी कर ले, तो क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से पैसे मांग सकता, भैया निकालो तुम्हारे पैसे पहुंचे नहीं? तो वो कहेगा भाई एजेंट को दे तो दिए हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल लायबल हो गया टुवर्ड्स थर्ड पार्टी की पैसे आ गए हैं। 227, 228 में कॉमन फैक्टर ये है, जो एजेंट है उसने अपनी अथॉरिटी क्या करी है भाई, एक्सीड करी है। तो अब क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? तो दो सेक्शन है, तो इसलिए 227 कहता है जो भी उसने एक्सीड करी है, क्या ये अथॉरिटी सेपरेबल है या नहीं। पहले तो ये देखो, अगर सेपरेबल है तो बात बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल सिर्फ जितनी अथॉरिटी दी थी उसके लिए लायबल हो जाएगा। जैसे हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं, प्रिंसिपल ने कहा इंश्योरेंस करवा दो, तो उसने 2 इंश्योरेंस करवा दी, शिप के साथ साथ कार्गो की भी करवा दी, सामान की भी। प्रिंसिपल ने सिर्फ शिप की कहा था, तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा। अगर सेपरेबल नहीं है, जैसे ये इलस्ट्रेशन आती है, प्रिंसिपल ने कहा जाओ भेड़ खरीद लाओ, लेकिन वो भेड़ के साथ साथ लैम्प्स भी ले आया, उसके बच्चे भी ले आया, 6,000 रुपये में खरीद लाया, 500 शिप थी, 200 लैम्प ले आया। ये सेपरेबल नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन आपने इकट्ठी कर दी। तो यहाँ पे नेचुरल है, प्रिंसिपल क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। 229 कहता है नॉलेज जो है ऑफ प्रिंसिपल, तो उसे नॉलेज ऑफ एजेंट क्या होनी चाहिए, इज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल। तो हमें उसे मानना चाहिए कि एजेंट को पता है, मीन्स अगर नोटिस दिया है हमने एजेंट को, तो अंडरस्टूड है प्रिंसिपल को पता है।
तो चाहे वो बताए या ना बताए, इसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। लेकिन एक चीज़ ध्यान हमें यहाँ ये रखनी है, अगर नॉलेज ऑफ एजेंट है बिफोर बिकम्स एजेंट, एजेंट बनने से पहले, तो उसे हम प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं मान सकते, तो उसे हम प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखें। 230 डील करता है, इसलिए अच्छा था। यह है पर्सनल लायबिलिटी। भाई किसकी? एजेंट की। तो एसच तो होती नहीं है, तो एजेंट की लायबिलिटी तो होती नहीं है, तो वो लायबल क्यों हो गया? तो यहाँ मैं एक कोड की से बताता होता हूँ। PCS नाम से मेरी कोड की है, पंजाब सिविल सर्विसेज। तो P से हम 4 पॉइंट बना सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है? अनडिस्क्लोज्ड है, आपने प्रिंसिपल के बारे में बताया ही नहीं। तो दरअसल प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड के ऊपर ये 2 सेक्शन हमारे आते हैं, 31 एंड 32, कि एज एजेंट आपने प्रिंसिपल के बारे में बताया ही नहीं, आपने नाम छोड़िए, यही नहीं बताया कि आप एजेंट हैं, मीन्स आपका कोई प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए प्रिंसिपल फॉरेनर है, वो बाहर से है, या प्रिंसिपल ऐसा है जिसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, ही कांट बी स्यूड, क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जैसे वो डिप्लोमेट है, एम्बेसडर है। ऐसे ही P से एक पॉइंट और बनता है, वो आता है 235 में, प्रीटेंडेड एजेंट, जिसका मतलब है आप ये बता रहे हैं कि मैं एजेंट हूं जबकि आप हो नहीं, तो नेचुरल है यहां आपकी क्या हो जाएगी? पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। तो ध्यान ये भी दे दीजिएगा, ये 230 का लिंक यहां इधर भी है। और कहने का मतलब है 236 कहता है आप एक तरह से झूठ बोल रहे हैं, फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट। आप झूठ बोल रहे हैं तो नेचुरल है, क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर पाएंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा एज एजेंट? तो नहीं हो सकता। अगर आप प्रिंसिपल बोलें तो यस, क्योंकि आपका कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, तो आप उसे एज प्रिंसिपल इन्फोर्स कर सकते हैं, एज एजेंट इन्फोर्स नहीं कर सकते। सी से भी हमारे ये 4 पॉइंट बने, जैसे ये दो। सी से है कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली साफ लिखा है कि एजेंट लायबल होगा, तो भाई होगा। या यूं कह लीजिए, हम 202 में पढ़ के आए थे, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट 202 में, तो वहां हमने कह दिया था कि इसे आप रिवोक नहीं कर सकते और वो एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी बनती है। एस से एज एजेंट आपने साइन कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो जो साइन करेगा चेक की लायबिलिटी नेगोशिएबल में आपने पढ़ा होगा 138 में ड्रॉट की ही होती है। या अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं आप, तो लायबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि साइन सुइन आप ही करते हैं, तो दोनों पॉइंट साइन पे आ जाते हैं। तो अगर प्रिंसिपल क्या है? अनडिस्क्लोज्ड है 231 एंड 32 में, तो 231 क्या कहता है? जो एजेंट जो है, जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपने उसे बताया ही नहीं कि आपका प्रिंसिपल भी है, तो जो थर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकती है बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर सकती है, वो मना कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से। और 232 कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने प्रिंसिपल नहीं बताया, अनडिस्क्लोज किया है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी? तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट होगी, और हम उसे क्या मान के चलेंगे? सुपोज टू बी प्रिंसिपल, क्योंकि आपने बताया नहीं। विद एजेंट सुपोज्ड टू बी प्रिंसिपल, तो यहां नेचुरल है थर्ड पार्टी को एडवांटेज मिलना चाहिए। जैसे एक इलस्ट्रेशन थी कि जहां थर्ड पार्टी ने आपसे 500 रुपये लेने थे एजेंट से, लेकिन उसने नहीं बताया वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, और उसने प्रिंसिपल का 1000 रुपये का सामान बेच दिया, तो अंडरस्टूड है यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो अपने 500 रुपये क्या करवा सकता है? सेट ऑफ एडजस्ट, क्योंकि वो तो आपको क्या प्रज्यूम करके चल रहा है? प्रिंसिपल ही प्रज्यूम करके चल रहा है। 233 कहता है जो थर्ड पार्टी है हम उसको राइट दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से ये हम पर्सनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की होती तो नहीं है, बट इन सिचुएशन में हो रही है, तो थर्ड पार्टी में स्यू, वो केस कर सकती है चाहे प्रिंसिपल पे या एजेंट पे। लेकिन ये 233 का लिंक कहाँ से है ये पता हमें होना चाहिए। तो 233 भी बच्चों
230 से उसका लिंक क्रिएट होता है कि अगर पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की बनती है, और क्यों बन रही है वो अनडिस्क्लोज्ड, ये सारे पॉइंट ऐसे हो गए, तो उसको हमने राइट दे दिया, आप जिसके मर्जी ऊपर केस कर सकते हैं। 234, यहां जो थर्ड पार्टी ने थोड़ा गलत कार्य किया है, उसने इंड्यूस किया है। इंड्यूस का मतलब ही है नेगेटिव वे में, तो आपको इंड्यूस किया है, किसने किया है? थर्ड पार्टी ने किया है। किसको इंड्यूस किया है? या तो उसने इंड्यूस किया एजेंट को, या उसने इंड्यूस किया प्रिंसिपल को। एजेंट को क्या कहा भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या कहा भाई? एजेंट। क्या होंगे? एक्स जगह मेरे पास कम है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज कि ये एक्सक्लूसिवली लायबल होंगे, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो यही लायबल होंगे, तुम टेंशन मत लो। तो नेचुरल है, इस तरह की चीज़ आप करते हैं, इंड्यूस करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये तो नलिटी होगा। नलिटी मीन्स एज गुड एज नथिंग। नाउ वी आर टू द लास्ट 2 सेक्शंस बेटा। तो 237 में यहाँ क्या है? 237 में वो जैसे इंड्यूस था 234 वाला, यहाँ फिर से इंड्यूस वाली बात है। प्रिंसिपल लायबल ऑन इंड्यूसिंग बिलीफ, कि आप एक बिलीफ क्रिएट करवा रहे हो डैट अनऑथराइज्ड एक्ट्स ऑफ एजेंट आर ऑथराइज्ड, कि एजेंट के अनऑथराइज्ड एक्ट्स हैं, और आप अगले को, थर्ड पार्टी को क्या मैसेज दे रहे हो? कि वो ऑथराइज्ड हैं। जैसे यहां एक इलस्ट्रेशन लें, प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा सामान बेच दे और एक फिक्स प्राइस पे बेच दे। तो सेल करनी थी, एक फिक्स प्राइस पे करनी थी, लेकिन एजेंट ने क्या किया? लोअर प्राइस पे सामान बेच दिया, तो वो तो ऑथराइज नहीं था। लेकिन यहां पे थर्ड पार्टी क्या है बेटा, उसको नहीं पता, तो यहां थर्ड पार्टी को एडवांटेज मिलना चाहिए। यहां प्रिंसिपल क्या रहेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल ही रहेगा। एंड विद दिस वी आर टू आवर लास्ट सेक्शन 238। तो बेटा 238 कहता है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों में आप जानते हैं झूठ बोला जाता है। फ्रॉड में मंशा है धोखा देने की, और मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा नहीं देने की, लेकिन झूठ तो झूठ है। तो अगर ये बोला गया, यहाँ 2 बातें हैं। आपने ये बोला है विद इन अथॉरिटी, और प्रिंसिपल ने आपको ऑथराइज नहीं किया था। तो अगर आपने विद इन अथॉरिटी ये झूठ बोला है एज एजेंट, तो यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा? नेचुरल लायबल होगा। और अगर आपको अथॉरिटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल तो लायबल नहीं होगा। अंडरस्टूड है कौन लायबल हो जाएगा? यहाँ हो जाएगी ऑब्वियसली पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। तो बच्चों, मोटा मोटा जितना इन सेक्शन में था, इवन डिटेल जो भी इलस्ट्रेशन भी एक्ट में दी गई हैं जितनी, आई हैव ट्राइड टू कवर। ऑब्वियसली फास्ट रिविजन है, कम समय में करनी थी, एक पेज में लिख के करनी थी, तो मैंने प्रॉपरली रजिस्टर के एक पेज में आपको रिविजन दी। होप सो आपको इससे अच्छी यूटिलिटी मिले। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। गुड लक, गॉड ब्लेस।